गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्ते बिहार में सबसे पहले बात ईद की। रविवार को दिल्ली समेत देश के किसी भी हिस्से में ईद का चांद नहीं दिखा, लिहाजा कल यानी कि 3 मई को ईद मनाई जाएगी और बाढ़ अनुमंडल के पुरानी बाजार में ईद की जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। 3 मई यानी कि कल ईद मनाई जाएगी और करीब 2 साल बाद लोग पूरे उत्साह के साथ ईद मनाएंगे, लिहाजा खरीदारी भी जमकर हुई। बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिरुद्ध ने। रमजान के माह पाक में ईद की तैयारी जोरों पर है। अभी हम खड़े हैं बाढ़ बाजार में, जहां देर रात तक लोग खरीदारी कर रहे हैं और ईद मनाने की तैयारी जोरों पर है। हमारे साथ कुछ लोगों से पूछ रहे हैं क्या तैयारी हो रही है और क्या क्या ले रहे हैं, क्या तैयारी हो रहा है सर इसको लेकर। तैयारी तो है कि 2 साल से कोरोना में तो हम लोग ढंग से नमाज अदा नहीं कर पाए मस्जिद के अंदर, लेकिन अगर कोरोना नहीं रहने की वजह से काफ़ी खुशी है लोगों को और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मतलब ईद मनाए और रमज़ान मनाए और ईद की भी तैयारी हम लोग बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। लोग लच्छा सेवई टोपी अतर ये सब चीज़ जो है कोरोना काल के बाद आ रहा है जी, कोरोना काल के बाद ये पहली बार इस तरह का जो है ईद मनाया जाएगा। 2 साल कुछ लोग हैं उनसे पूछते हैं, खरीदारी कर रहे हैं मार्केट में, आप देख सकते हैं जो खरीदारी जारी है। क्या नाम है आपका? क्या खरीदारी कर रहे हैं? ईद की तैयारी क्या हुई है, कैसा हो रहा है? लच्छा से वही है, खजूर है, बिस्किट है, तैयारी जोर पर है। हाँ। कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद ईद आ रहा है। जी जी, इतना खुलेआम जो हर जगह मिल रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम बांट रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या खरीदी बेटा? यानी कि हर वर्ग के लोग जो हैं ईद को लेके तैयारी जोरों पर कर रहे हैं, बच्चे हो या बड़े हो। तैयारी बाजार के मार्केट में ईद की जोरों से देखी जा रही है। अनिरुद्ध, न्यूज 18 बाढ़। मंगलवार को यानी कि कल ईद मनाई जाएगी और ईद को लेकर पटना सिटी के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। लोग कपड़े, सेवई और ड्राई फ्रूट की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ईद के नमाज को लेकर पटना सिटी के विभिन्न ईदगाहों और जामा मस्जिदों में तैयारी पूरी कर ली गई है। अनुमंडल प्रशासन के साथ साथ नगर निगम प्रशासन और मस्जिद कमेटी भी ईद के नमाज की तैयारियों में जुटा है और इसे लेकर विभिन्न ईदगाहों में विशेष सभा अभियान भी चलाया जा रहा है। 2 साल के कोरोना काल के बाद मनाए जाने वाले ईद को लेकर लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच पहली विदेश यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और यूरोप के 3 देशों की यात्रा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचेंगे और बर्लिन के बाद डेनमार्क और फ्रांस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो रूस और यूक्रेन जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली विदेश यात्रा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री विदेश यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। यूरोप के 3 देशों की यात्रा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और सबसे पहले जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचेंगे पीएम। और इधर भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव ने सीएम नीतीश से मदद की गुहार लगाई है। खेसारी लाल यादव ने यूट्यूबर गौतम सिंह पर पत्नी और बेटी की रेप की धमकी का आरोप लगाया है। खेसारी लाल यादव ने गौतम सिंह को मानसिक विक्षिप्त और जहरीला इंसान बताया है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार से मदद की गुहार भी लगाई है और खेसारी लाल यादव ने यूट्यूबर गौतम सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो आपको बताते चले कि खेसारी लाल यादव, भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मदद की गुहार लगाई है। आपको बताते चले कि कल खेसारी लाल यादव ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया था। उन्होंने यूट्यूबर गौतम सिंह का एक वीडियो भी ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने कर देंगे। भोजपुरी बिहार है, बता दे रहे हैं। बिहार में आके हमारे भोजपुरी की आन बान सम्मान के साथ खिलवाड़ी नहीं, खिलवाड़ करके तो बता दे रहे हैं। संजय कुमार आए हैं, मैं चुदा नहीं है बहन चुद। साहब के एक बार बोलेंगे बेटा, याद है।
और खेसारी लाल यादव ने ट्वीट कर लिखा कि नीतीश कुमार और बिहार पुलिस से निवेदन है कि इस मानसिक विक्षिप्त और जहरीले इंसान पर एक्शन ले। गाली ही नहीं बल्कि मेरे बीवी और बेटी को रेप की धमकी दे रहा है। तो ये खेसारी लाल यादव की ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा और ऐसे जहरीले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो खेसारी लाल यादव ने यूट्यूबर गौतम सिंह को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की है और नीतीश कुमार से गुहार भी लगाई है। खेसारी लाल यादव ने न्यूज 18 बिहार झारखंड पर भी अपनी बात रखी। खेसारी लाल ने कहा कि न्याय को लेकर सीएम नीतीश पर उन्होंने भरोसा जताया है। आज के आईना जो होती है वो पत्रकारिता होती है, एक न्यूज रिपोर्टर होता है और अखबार होता है। और जब बेटियों की बात आ जाए, किसी औरत की बात आ जाए, मुझे कोई भला बुरा बोलता है तो मैं हमेशा बर्दाश्त करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे बोल रहा है। बट आज एक बेटी की बात है, आज एक औरत की बात है और मुझे लगता है कि अगर नीतीश जी को लगेगा कि नहीं मैं बिहार का बेटा हूँ और मेरा भी एक सम्मान है, तो शायद अगर मेरी फैमिली को अपना फैमिली समझेंगे तो जरूर शायद इस पे एक्शन लेंगे। अगर 24 घंटे के अंदर कुछ एक्शन नहीं होता है तो फिर मुझे लगता है कि ये चीजें सारी मुझे अपने फैन पे सौंपनी पड़ेगी और नहीं तो फिर मुझे दूसरा रास्ता यही अपनाना पड़ेगा कि मैं अब धरना पे बैठूंगा, क्योंकि अब इज्जत से बढ़कर कुछ तो है नहीं। और सुपौल के डीएफओ सुनील कुमार शरण के ठिकानों पर छापेमारी हुई है और छापेमारी में अब करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। शनिवार की रात सुपौल में छापेमारी हुई थी और रविवार को पटना में छापेमारी हुई, जहां से 4.5 लाख के कैश के साथ 5.5 लाख के जेवरात भी मिले हैं। रिपोर्ट देखिए। डीएफओ के ठिकानों पर छापा, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। घुसखोर डीएफओ की संपत्ति देखिए। देखिए पहले इन नोटों को। 500 की गड्डियां, 100 की गड्डी, 20 की गड्डी और 10 की गड्डी। बात सिर्फ रंग बिरंगे नोट तक ही सीमित नहीं है। अब जरा इन गहनों को देख लीजिए। सोने के गहने, मोती की माला, चांदी के सिक्के, सोने की चूड़ी, हीरे का हार और बहुत कुछ। कितना कुछ देखिएगा, ये तो बस झांकी है। झांकी है सुपौल के डीएफओ सुनील कुमार शरण की काली कमाई का, जिसकी जानकारी निगरानी विभाग के छापे में मिली। यहाँ पर है चांदी के जो सिल्वर के कॉइन हैं उसको रिकवर किया गया है। ऑर्नामेंट जो है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। कैश है और बाकी जो केवीपी वगैरह है और एलआईसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको निगरानी की टीम और जो अफसरान हैं वो खंगालने में जुटे हुए हैं। सुपौल के डीएफओ सुनील कुमार शरण पर आय से 1 करोड़ 22 लाख से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है, जिसकी पुष्टि के लिए निगरानी विभाग की टीम ने शनिवार की रात उनके सुपौल के सरकारी आवास और ऑफिस पर छापेमारी की और रविवार को पटना के उनके आलीशान घर को खंगाला। छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का पता चला। सुनील कुमार शरण के पटना स्थित एसके पुरी वाले घर की कीमत ही करोड़ों में है। इसके अलावा मसौढ़ी में जमीन के 5 प्लॉट, पुणे में प्लॉट और करीब 16 बैंक खातों में करोड़ों रुपए जमा करने की जानकारी भी मिली। कैश और गहनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, सुनील कुमार की पत्नी के नाम पर एक कंपनी भी है। अब सोचिए जरा, क्या ईमानदारी से कोई इतनी दौलत हासिल कर सकता है? लेकिन 1984 बैच के डीएफओ सुनील कुमार शरण के ठिकानों पर पड़ा छापा उन सरकारी अधिकारियों के लिए साफ संदेश है, जो काली कमाई करेगा वो बचेगा नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और सुपौल से अमित कुमार झा की रिपोर्ट। भोजपुर डीडीसी के कार्यालय सभागार में भजन गाने का वीडियो जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और वीडियो में डीडीसी अपने दफ्तर के सरकारी सभागार में भजन गाते नजर आ रहे हैं और उनके श्रोता के रूप में डीडीसी कार्यालय के कर्मी सभागार में वाहवाही भी कर रहे हैं, जबकि जिला परिषद सदस्य पंडित गंगाधर पांडे ने डीडीसी पर भजन की आड़ में कमीशन खोरी का खेल खेलने का आरोप लगाया है। जिला परिषद सदस्य गंगाधर पांडे ने डीडीसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शनिवार की शाम भोजपुर डीडीसी अपने कार्यालय सभागार में सभी कार्यपालक अभियंताओं, जूनियर इंजीनियर और अन्य तकनीकी पदाधिकारियों के साथ गुप्त बैठक के नाम पर पैसों का कमीशन इकट्ठा कर रहे थे
और जिला परिषद सदस्य का आरोप है कि शनिवार शाम सभागार में एक तरफ कमीशन का पैसे इकट्ठा किया जा रहा था और दूसरी तरफ ध्यान बटाने के लिए भजन गाया जा रहा था। हालांकि भोजपुर डीडीसी ने जिला परिषद सदस्य के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। शनिवार की शाम डीडीसी भोजपुर श्री हरिनारायण पासवान जी के द्वारा एक नया सूत्र का सूत्राधार किए हैं। कमीशन कलेक्शन की नया शगुफा किए हैं। वो तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक बुला करके समीक्षा बैठक के नाम पर के वो कलेक्शन किए कमीशन का और बचने के लिए भजन संध्या का नाम दे दिए। 26 अप्रैल को LNMU में इफ्तार और नमाज का वीडियो सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। ABVP के यूनिवर्सिटी कैंपस में कुलपति और कुलसचिव के खिलाफ प्रदर्शन किया और साथ ही कुलपति दफ्तर के पास सद्बुद्धि महायज्ञ भी किया गया। रिपोर्ट देखिए। यूनिवर्सिटी में इफ्तार, यूनिवर्सिटी में नमाज, यूनिवर्सिटी कैंपस में धार्मिक आयोजन। ये यूनिवर्सिटी है या सियासत का अड्डा? ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दरभंगा के प्रतिष्ठित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की हैं, जहां 26 अप्रैल को दफ्तर पार्टी का भी आयोजन किया गया और नमाज भी पढ़ी गई। शिक्षा के मंदिर में हो रहे इन धार्मिक आयोजनों पर ABVP और बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है और रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। शिक्षण संस्थानों को धार्मिक संस्थान के रूप में तब्दील करना किसी हालत में भी ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और मैं महामहिम राज्यपाल जी को भी पत्र लिखने वाला हूँ। कुल सचिव पर पूर्व से भी विभिन्न तरह के आरोप लगते रहे। इफ्तार और नमाज के विरोध में ABVP ने यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन किया और कुछ छात्रों ने कुलपति दफ्तर के पास सद्बुद्धि महायज्ञ भी किया। कुलपति के अलावा कुल सचिव को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। एक तरफ आप बच्चों के भविष्य को अंधकार में जाकर उनका करियर बर्बाद कर रहे हैं और एक तरफ उत्सव का माहौल आप विश्वविद्यालय कैंपस में बना रहे हैं। यह किस तरह का न्याय है और किस तरह का ये आपकी नीति को दर्शाता है? मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होगी तो यहाँ डांडिया भी होगा, दुर्गा पूजा भी होगा और सरस्वती पूजा भी होगा और यहाँ जो है नवरात्रा का फलार भी होगा। यूनिवर्सिटी में इफ्तार और नमाज के आयोजन पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर मुश्ताक अहमद अनजान बने हुए हैं। उन्होंने विवाद से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इससे यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। मिथिला विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में कभी भी जुमा की नमाज नहीं हुई है। नहीं, विश्वविद्यालय की तरफ से कोई इफ्तार पार्टी कभी नहीं रखी गई है। इस साल भी नहीं रखी गई है जब से कोरोना हुआ है। जबकि यूनिवर्सिटी में इफ्तार और नमाज का आयोजन करने वाले जेडीयू नेता इंजमामुल हक का कहना है कि सारे आयोजन विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेश के बाद ही हुए। देखिए, ये जो आयोजन था पूर्व में भी होता आया है, कोरोना काल की वजह से नहीं हुआ था और हमारे छात्र जेडीयू के साथी और विभिन्न छात्र संगठन के साथियों के साथ मिलकर हम लोगों ने दावते इफ्तार का आयोजन किया था, जिसमें बहुत सारे लोग को आमंत्रित किया था, बहुत सारे लोग आए भी। यूनिवर्सिटी में इफ्तार और नमाज पर बीजेपी और ABVP जहां हमलावर है, वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन बचाव की मुद्रा में। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि अगर यूनिवर्सिटी ही सियासत का अड्डा बन जाए तो पढ़ाई कहां होगी और शोध कहां करेंगे? दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और बिहार की राजनीति में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का अंदाज हमेशा से ही चर्चाओं में बना रहता है। कभी उनकी वेशभूषा को लेकर कभी चर्चा में रहते हैं तो कभी उनके कारनामों को लेकर वो चर्चा में रहते हैं। रविवार को भी तेज प्रताप ने ऐसा ही अलग अंदाज देखने को मिला। स्वघोषित कृष्ण जब सुदामा रूपी सुरेश मांझी के घर मेहमान बनकर पधारे तो उनके स्वागत में कढ़ाई चढ़ाई गई। उसमें तेल,
फोरन डाला गया और भिंडी की भुजिया तैयार की गई। रोटी बनाई गई और घर आए मेहमान को गर्मा गर्म भोजन परोसा गया। तेज प्रताप यादव ने भी इस आओ भगत को दिल से स्वीकार करते हुए सुरेश मांझी के रसोई घर में ही बैठकर रोटी और भुजिया का आनंद लिया। अपने स्टाइल को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप यादव रविवार को भी अपने अलग अंदाज में नजर आए। मजदूर दिवस के अवसर पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति यात्रा शुरुआत की। इसी क्रम में बिहटा प्रखंड के मखदूमपुर गांव में दलित बस्ती में रहने वाले सुरेश मांझी के घर तेज प्रताप यादव अचानक पहुंच गए। क्या आपको आशा था कि हमारे घर पे इस तरह का कोई नेता आएंगे? वो सब मालूम हमको है ही नहीं था पहले। ये अचानक है वो है। अभी तकनीक कट के आए हैं। कितना खुशी आपको लगता है कि जो आपके घर पे ये इस तरह का नेता जी आए? बहुत अच्छा हमको लगा कि दरवाजे पर आ गए। एक छोटे से गरीब के घर पे। गरीब के घर पे जो बना से हम मदद। गरीब का घर और जेब भले ही छोटा हो, उसका हृदय बड़ा होता है। सुरेश मांझी ने कभी तेज प्रताप यादव को देखा तक नहीं था, पर अचानक जब वो दरवाजे पर पहुंच गए तो अपनी सीमा के हद में अतिथि का स्वागत करने में सुरेश मांझी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किसी महादलित के घर पर जाकर भोजन करना राजनीति की कोई नई रवायत नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है, पर लालू के बड़े लाल का अंदाज अनोखा है और इसी अनोखे अंदाज की एक और झलक तब मिली जब तेज प्रताप यादव आइसक्रीम खाते नजर आए। गर्मी से परेशान तेज प्रताप यादव को जब आइसक्रीम खाने की तलब लगी तो उन्होंने कार्ट सहित वेंडर को ही अपने घर पर बुला लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तेज प्रताप यादव ने आइसक्रीम वाले को बुलाकर उससे चोकोबार आइसक्रीम लिया और वहीं उसका आनंद लेने लगे। अपने स्टाइल को लेकर तेज प्रताप यादव आए दिन कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जो सुर्खियां बटोरता है। रविवार के दिन भी उनका यही अंदाज सामने आया, जिसके मायने कई बार राजनीति से जुड़े होते हैं तो कई बार उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात बड़ी खबर की। आरा से बड़ी खबर, जहां अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। होमगार्ड जवान का ये वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि सैनिटोरियम घाट का ये वीडियो है। ट्रक पास कराने के लिए रिश्वत ले रहा था होमगार्ड, जिसका वीडियो वायरल बताया जा रहा है। होमगार्ड जवान गंगेश्वर पर यह आरोप लगाए। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकता। पटना में गार्गी ग्रैंड होटल के किचन प्रीमियर लीग के फिनाले को लेकर उत्साह का माहौल दिख रहा है। शहर के अलग अलग सोसाइटी में हुए इस कंपटीशन को जीतकर फाइनल में पहुंची 8 फाइनलिस्ट अब जीत का जोर लगाएंगी। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है और पेट को तृप्ति तभी मिलती है जब खाने में स्वाद हो। लेकिन खाने में स्वाद को विकसित करना एक कला है और इस कला में माहिर महिलाएं पटना के गार्गी ग्रैंड होटल में अपना हुनर दिखाने के लिए जुटी हुई हैं। दरअसल किचन प्रीमियम लीग के तहत पटना के अलग अलग सोसाइटीज में हुए कंपटीशन के बाद 8 फाइनलिस्ट का चयन हुआ है। अब ये 8 प्रतिस्पर्धी अपनी पाक कला से फाइनल जीतने का जोश लेकर गार्गी ग्रैंड होटल में पहुंची हैं। खास बात यह है कि फाइनल में जगह बनाने वाली महिलाओं में एक पेशे से डॉक्टर हैं, तो एक फाइनलिस्ट महज 16 साल की लड़की है। ये बताइए कि फाइनल में पहुंचे हैं आप, किस तरीके की फीलिंग हो रही है, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? एक्चुअली मेरे लिए फर्स्ट टाइम ही है पर स्टिल ठीक है, मतलब थोड़ी नर्वसनेस भी है, खुशी भी है, तो इट सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड एक्सप्रेशन एंड फीलिंग। उम्र है आपकी? 16 साल। इतनी धुरंधरों के बीच में आप बैटिंग करने आई हैं, क्या कहेंगी? बस अच्छा लग रहा है और कुछ नहीं। क्या कुछ बनाने वाली है, दिमाग में क्या कुछ चल रहा है अभी तो सीक्रेट है। हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये यहाँ पे सबसे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट हैं और एक्चुअली एक यूनिक एग्जाम्पल देना चाहेंगे अपने सोसाइटी का। एक्चुअली ये हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण ये हमारे सोसाइटी में रहते हैं और जिस कारण हम लोग सब लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं
और इसमें इतनी टैलेंट है, आई थिंक आज आप सबको देखने का मौका मिलेगा। आप इनके हाथों का पहले चखी है, कैसा बना? बिल्कुल बिल्कुल, आज आप भी चख के जाएंगे और हमेशा आई थिंक याद रखेंगे। किचन प्रीमियम लीग के फाइनलिस्ट को जज मुख्य रूप से 3 पैमानों पर जज करेंगे: टेस्ट, प्रेजेंटेशन और हाइजीन, यानी स्वाद, प्रस्तुतिकरण और स्वच्छता के आधार पर ही विजेता का नाम तय होगा। साथ ही इस मुकाबले में फाइनलिस्ट को इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो कम से कम चीजों की बर्बादी करें। डेफिनेटली हमारे पास 3 पैरामीटर्स है। फर्स्ट है आपका टेस्ट, कैसा खाने का टेस्ट है, दूसरा है प्रेजेंटेशन और तीसरा आपने वर्किंग पीरियड में आपने क्या हाइजीन मेंटेन की है और कितना कॉस्ट कंट्रोल किया, उसमें वेस्टेज कितना कम से कम किया है। तो ये 3 मेजर सेगमेंट है अपने, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइनलिस्ट को फाइनल करेंगे कि हु इज़ द विनर फॉर दैट। तो नॉर्मली 3 कैटेगरी है, मतलब टेस्ट, प्रेजेंटेशन एंड वेस्ट एंड आपका क्लीनिंग। इस मुकाबले में फाइनलिस्ट का उत्साह बढ़ाने के लिए उनके परिवार और पड़ोसी भी पहुंचे। कंपटीशन में पहुंचे तमाम लोग ये मानते हैं कि ऐसे आयोजन से गृहिणियों का मनोबल बढ़ेगा, साथ ही पाक कला को मान्यता और मंच देने से महिलाओं के भीतर खुशी भी बढ़ेगी और जब खुशी बढ़ेगी तो स्वाद भी स्वतः ही निखरेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रितु रोहिणी की रिपोर्ट। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले चार्ली चैपलिन 2 के नाम से मशहूर राजन कुमार को AIIPPHS स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा डायरेक्टर की डिग्री दी गई। और दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राजन कुमार को डॉक्टर की उपाधि दी गई। उन्हें परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए भी सम्मान दिया गया और हीरो राजन कुमार ने डायरेक्टरेट की डिग्री के लिए सहित अपने परिवार को भी धन्यवाद दिया है और परिवार के लोगों को विशेष धन्यवाद दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।